हेलो मयाल डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। और आज का जो चैप्टर है वो है श्रम पर नियंत्रण। देखो, तीन चीजों पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। अगर कॉस्ट में हमें सही से उत्पादन करना है, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर सही से सीखना है, तो तीन चीजों का बहुत ही समय पर कंट्रोल करना जरूरी होता है। वो है सामग्री, श्रम और व्यय। जिस मैन्युफैक्चरर ने इन तीन पर कंट्रोल करना सीख लिया, सामग्री पर, श्रम पर और व्यय पर, समझ लो कि वो वर्तमान समय में मार्केट में कितनी भी प्रतिस्पर्धा क्यों न चल रही हो, वो प्रतिस्पर्धा के इस युग में आगे जाएगा। और श्रम का नियंत्रण क्या होता है, ये आज हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे। चैप्टर नंबर 5 है, श्रम की लागत चैप्टर चल रहा है और इसमें श्रम पर नियंत्रण क्या होता है। श्रम पर नियंत्रण, श्रम पर नियंत्रण का मतलब यह होता है कि आपके अंदर जो कुछ भी प्रतिभा छुपी हुई है, उस प्रतिभा को सही समय पर व्यक्त करके और सही स्थान पर लगाना, यह श्रम पर नियंत्रण कहलाता है। अब यहां पर कोई श्रमिक है, वो आज अगर काम करता और काम करने से क्या होता कि वो, मान लीजिएगा कोई 10 यूनिट इकाई बनाता, और ये पेन ही बनाने के लिए कोई मजदूर अगर आता और पूरे दिन में अगर ये 50 पेन बनाता और पता चला कि आज उसने छुट्टी मार ली, घर पर लेटा पड़ा है। अब जब लेटा पड़ा है तो इसका मतलब है कि आज का जो श्रम है खराब हो गया उसका। कल उसके बस की बात नहीं है कि वो उतने समय में आकर के आज वाले पेन और कल वाले पेन दोनों को मिला करके बना ही देगा। आप समझ गए होंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। यानी श्रम नाशवान है। श्रम को अगर सही टाइम पे यूज नहीं करेंगे तो समझ लो कि उस दिन का जो श्रम है बर्बाद हो जाएगा। ओके, जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में इसमें समय और श्रम, इन दोनों के लिए बहुत ही सटीक प्रकार से सेट करना होगा और दोनों को सही से काम लेने की तकनीकी को ही श्रम का क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में टाइमिंग का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो श्रम पर नियंत्रण का मतलब है कि कोई भी कर्मचारी जो काम करने आता है वो घर पर ना बैठा रहे। जब वो आ जाए तो उसे ऐसे स्थान पर लगाया जाए जिससे वहां पर वो अधिक से अधिक अपना प्रदर्शन कर सके, अच्छे से अच्छे उत्पादन में अपना सहयोग कर सके और उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करे और उसके अंदर जितनी योग्यता छुपी हुई हैं, उन छुपी हुई योग्यताओं का पूरा सदुपयोग हो। इसी को हम कहते हैं श्रम पर नियंत्रण। श्रम पर नियंत्रण का मतलब सीधा श्रमिकों पर नियंत्रण है, यानी मजदूरों पर नियंत्रण है। और मजदूरों के स्वस्थ कल्याण के लिए भी कुछ कार्य करने होंगे, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनमें जितनी कैपिटल लगी हुई है वो श्रमिकों के बिना सब बेकार है। अगर श्रमिक नहीं होंगे तो समझ लो कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी अपना कोई भी वर्क नहीं कर सकती है। तो श्रमिकों पर तो पूरा उत्पादन टिका हुआ है। अब श्रमिकों पर जब पूरा उत्पादन टिका हुआ है तो एक तरफ तो श्रम का पूरा यूज करना होगा और दूसरी तरफ श्रमिकों का पूरा ध्यान रखना होगा। इसी को कहते हैं श्रम पर नियंत्रण। उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट हमारे होशियार हैं, समझ गए होंगे। ओके, अगर समझ गए हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग यानी सारे थ्योरिकल से लेकर के न्यूमेरिकल के जो भी आपके कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, सबके सब यहीं पर आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो आइए समझाते हैं श्रम पर नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य कौन कौन सा होता है, या श्रम नियंत्रण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। सबसे पहले है श्रम का उचित प्रयोग। श्रम का उचित प्रयोग का मतलब यही है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता 12 घंटे है, उसका 12 घंटे से काम लीजिए। अगर किसी श्रमिक के अंदर 8 घंटे की क्षमता है, 8 घंटे काम लीजिए। 6 घंटे की क्षमता है, 6 घंटे काम लीजिए। 4 घंटे की क्षमता है, 4 घंटे काम लीजिए। बस उससे काम जरूर लीजिए। अगर काम नहीं लेंगे तो समझ लो कि उस दिन का श्रम बेकार हो जाएगा। ओके, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक श्रमिक सोचता है कि नहीं आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, पूरे दिन लेटा रहता है और खाता तो उतना ही है और बल्कि घर में बैठा बैठा और ज़्यादा खाएगा, लेकिन क्या होगा कि उस दिन का उसका जो श्रम है नष्ट हो जाएगा। ओके, नष्ट होने का मतलब है जब कोई काम ही नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि नष्ट हो जाए। ये योग्यता अपने अंदर भी लाइए। अगर तुम पढ़ाई टाइम पे नहीं करोगे तो तुम्हारा जी जो टाइम है बहुत तेजी से व्यतीत हो रहा है, ये भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि रोक घड़ी की सुइयां लो पर समय नहीं रुक पाता है और बदल हाथ की रेखाएं लो भाग्य बदल नहीं पाता है। तो समय का बहुत ज़्यादा सदुपयोग
उपयोग कीजिए। ठीक है, टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कीजिए। दूसरा है कार्य क्षमता का ज्ञान। और क्या होता है कि श्रम नियंत्रण का ये भी एक उद्देश्य है कि कार्य क्षमता का भी पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है, ये हमारा श्रमिक है, कितनी देर कार्य कर सकता है, कितना इससे हम उत्पादन काम करा सकते हैं, वो भी गुणवत्ता वाला, तो ये भी श्रम नियंत्रण से पता चलता है। उचित पारिश्रमिक, देखो दूसरी एक और तो हम उसका नियंत्रण करेंगे, तो श्रम नियंत्रण का अगला उद्देश्य जो है उचित पारिश्रमिक भी है। कोई व्यक्ति अगर लगातार हमारे यहाँ काम करने आ रहा है, हमारे लिए सेवा प्रदान कर रहा है, तो उसके लिए एक जो हमारा फेयर पेमेंट है वो होना चाहिए। तो उचित पारिश्रमिक भी एक उद्देश्य है। अब ये आप सोचोगे उचित पारिश्रमिक यहाँ सेट नहीं हो रहा, अरे होगा। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिएगा कि महीने में 30 या 31 डेज होते हैं और वो 30 दिन में से अगर छुट्टी करके अगर 26 दिन भी आता है और उसके लिए हम 500 की दर से पेमेंट करते हैं तो 13,000 पेमेंट हुआ। अब वो 20 ही दिन आ रहा है तो हम उसके लिए 500 भी अगर करते हैं तो उसका कितना 10,000 हो गया। तो यहाँ पर उसे लगेगा अरे मुझे 3,000 कम मिला, वो ये नहीं देखेगा मैंने काम कम किया। तो यहाँ पर है उचित पारिश्रमिक भी मिलना। अगला है श्रम पर उचित व्यय, यानी श्रम पर उचित व्यय का मतलब है कि जो श्रम है, श्रम का मतलब सीधे मजदूरों से पहुंच जाया करो, उन पर उचित व्यय भी करना चाहिए। वो कैसे स्वस्थ रहेंगे, उन्हें हेल्दी फूड प्रोवाइड कराना, उनके लिए बीच बीच में प्रशिक्षण और बीच बीच में उन्हें आराम की आवश्यकता, मनोरंजन के साधन, ठीक है, इन सब को भी उपलब्ध कराना चाहिए। ये नियंत्रण का मतलब ये बिल्कुल नहीं है गला घोट के उनसे काम लेना है, बल्कि उनका भी कल्याण करना है। अगला है श्रमिकों में संतोष। श्रमिकों में संतोष का मतलब है संतुष्टि से, यानी उनके अंदर उन्हें समय समय पर इस तरह से भी सेट करना चाहिए कि उनको आत्मसंतुष्टि मिले रहे कि अरे कंपनी हमारे लिए भी बहुत कुछ कर रही है। ओके, तो ये चीज है श्रमिकों में संतोष के लिए। अगला है श्रम अपव्यय पर रोक। अपव्यय का मतलब यही है श्रमिकों का निरीक्षण भी लगातार करना चाहिए। ऐसा नहीं खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, समय अनुसार मजदूरी हम उनको दे रहे हैं तो समझ लो समय 8 घंटे पार कर रहे हैं, कैसे पार कर रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा। तो ये नहीं होना चाहिए, यानी श्रम अपव्यय पर रोक लगानी चाहिए। कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं बड़े मेहनत से काम करते रहते हैं और कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं ना काम करना चाहते हैं ना दूसरे को करने देते हैं, उनको बातों में लगाए रहते हैं। ऐसे पे रोक लगानी चाहिए। ओके, टाइम तो 8 ही घंटे का या 12 घंटे का है, लेकिन उस टाइम पीरियड में जितना देर अगर श्रमिक रह रहा उसको कोई ना कोई प्रोडक्शन में लगाना चाहिए। अगला है वस्तु की लागत पर नियंत्रण। वस्तु की लागत पर नियंत्रण का मेन उद्देश्य भी होता है श्रम नियंत्रण। अगर श्रम पर नियंत्रण हो गया तो समझ लीजिएगा उत्पादन ज्यादा होगा, और जब उत्पादन ज्यादा होगा तो लागत घट जाएगी। अगला है श्रम का वितरण। ये श्रम का वितरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत पूछा जाता है श्रम का वितरण कैसा होना चाहिए। तो हमेशा एक ट्रेंड व्यक्ति के साथ में 2 कम ट्रेंड लोगों को लगा दोगे तो वो समझ लो जो ट्रेंड वाला है दोनों से बहुत अच्छे से काम लेता रहेगा। पता चला तुमने ट्रेंड एक तरफ लगा दिए और जो कम ट्रेंड है उनको एक तरफ लगा दिए, तो ट्रेंड वाले तो मार ऊंचाई तक काम ले जाएंगे और जो कम ट्रेंड वाले हैं वो रोते रहेंगे कि भाई ये कैसे होगा, पूछेंगे एक दूसरे से, ये उस पे दोषारोपण, ये उस पे दोषारोपण करेंगे। तो इस तरह से किसी ट्रेंड व्यक्ति के साथ में किसी अनट्रेंड को भी लगा दोगे ना तो वो भी काम ट्रेंड जैसा करेगा, वो ट्रेंड वाला बीच बीच में देखता रहेगा। अब समझ गए होगे, बहुत होशियार स्टूडेंट होते हैं। अब बीकॉम में आकर के कोई ऐसा नहीं है जो बच्चों की तरह समझाना पड़े। श्रमिकों को प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब यहाँ पर है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है कि बीच बीच में उनके लिए जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं पर गिफ्ट की व्यवस्था कर देना है और उनके लिए इनाम इत्यादि बीच में देता रहना, और कुछ नहीं तो एक अच्छे शब्द तो यार हम दे ही सकते हैं। कॉमर्स पढ़ने वाले कभी भी काम नहीं करते हैं बल्कि वो दूसरों से काम लेते हैं, यही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट बिल्कुल ये नहीं कहता है कि हम काम करेंगे, बल्कि मैनेजमेंट ये सिखाता है कि हम दूसरों से काम कैसे लेंगे। और कॉमर्स पढ़ने वालों को मैनेजमेंट नहीं आया तो यार क्या आएगा। ऐसे में श्रमिकों को कैसे प्रेरित किया जाएगा ये लोग हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा कार्य विभाजन। ये अच्छा कार्य विभाजन का मतलब यहां पर ये होता है कि जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से करना चाहिए कि एक ही वर्क डेली हर व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। उससे क्या होता है, उसका मन उबता है। देखिए अगर वो 4-5 काम जानता है तो उसको बदल बदल के देना चाहिए जिससे उसका मन लगता रहे। ओके, तो इस तरह से अच्छा कार्य विभाजन होना चाहिए, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब यहाँ पर इस तरह से ये जो श्रम है उसका उद्देश्य है, ये श्रम के नियंत्रण के उद्देश्य है। अगर इन पॉइंटों का हम ध्यान रखेंगे कोई मजदूर हमसे नाराज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने सारी
सारी बातें कर ली, उनके हित की बात कर ली और उनके अहित की भी बात कर ली, हर तरीके का पॉइंट इसमें हमने शामिल कर लिया। तो ये जो वीडियो था बहुत अच्छे से बनाया हमने और उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। और न्यूमेरिकल की जो क्लासेस हैं इसी चैनल पर बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।